गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने सीखा। और यदि आपने पिछला क्लास मिस कर दिया है तो पिछला क्लास ज़रूर अटेंड करें। और आज हम सीखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के इफ़ेक्ट, या हम कह सकते हैं उसके एप्लीकेशंस, उसके यूजेस, उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है, वो कैसे कैसे विभिन्न यौगिकों के विभिन्न गुणों को कैसे प्रभावित करता है, वो सारा आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट या एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम एक एक पॉइंट करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे अम्लीयता या एसिडिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्लीयता को कैसे इफेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके लिए हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, HF, और दूसरा HCl, ये भी आपका हेलो एसिड है। तो दोनों में यदि हम देखें तो एक जो HF का मॉलिक्यूल है वो दूसरे HF के मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, यहाँ पर इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जबकि एक जो HCl है वह दूसरे HCl के साथ क्या करता है, ये जो दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है इनमें यहाँ पे होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है वहाँ पे काम करता है। मतलब दो HF मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि दो HCl मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स काम करता है वहाँ पे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन है। डाइपोल मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। और हम चूंकि ये जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, ये ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ज़्यादा स्ट्रांग है मतलब ये जो है इस H को आसानी से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ से ये H को H+ के रूप में आयन के रूप में अलग करना ज़्यादा कठिन होगा। इस वजह से इसकी एसिडिटी जो होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे चूंकि इनके बीच में दुर्बल बंध काम कर रहा होता है, वीक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा होता है, इसी वजह से यहाँ से ये जो H है वो H आयन के रूप में आसानी से निकल सकता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल होगा। या हम इसी को कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण जो उसकी अम्लीयता है वो घट जाती है, कम हो जाती है। तो ये पहला इसका यूज है। सेकंड हम देखते हैं विलेयता। अब ये कैसे होगा, देखिए, जैसे यहां पे मान लीजिए हम ले लेते हैं पानी H2O और ROH, अल्कोहल, ठीक है, एक हमने ले लिया। दूसरा हम ले लेते हैं H2O प्लस ROR इथर ले लीजिए, या फिर आप इसकी जगह एल्डिहाइड, कीटोन कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको पानी के साथ घोलना है अल्कोहल को, और यहाँ पे क्या करेंगे, पानी के साथ घोलेंगे ईथर को, या कीटोन या एल्डिहाइड जो भी लो आप। तो यहाँ पे आप देखो तो पानी की संरचना हो जाएगी आपकी HOH, और यहाँ पे क्या है आपका HOR, क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पानी का अणु है और अल्कोहल का जो अणु है, तो इसमें ये जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी सेम काम होगा, इस साझे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पानी का जो ऑक्सीजन है वह धनावेशित हाइड्रोजन है, इसके साथ ये बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कीटोन को, तो कीटोन में क्या होगा, सॉरी ईथर में हो जाएगा ये OH, और यहाँ पे आपका ROR, ये, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में किसी भी तरह की कोई बॉन्डिंग
नहीं होती है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है, ये जो अल्कोहल है पानी के साथ आसानी से घुल जाता है, जबकि यहाँ पे पानी और ईथर के बीच में किसी तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस ही नहीं है वहाँ पे। यही वजह है कि ईथर जो है पानी में बहुत कम घुलता है, अल्प विलेय होता है, जबकि अल्कोहल जो होता है पानी में बहुत ज़्यादा विलेय हो जाता है। और उसका कारण है कि वो आसानी से उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो आसानी से पानी में घुल जाता है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि पानी के साथ वही चीज़ें ज़्यादा घुलती हैं जो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगी या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, वह जो है पानी के साथ ज़्यादा और जल्दी घुलेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में कई बार आता है, आप देखे होंगे कि जो H2O होता है वो द्रव होता है, जबकि जो H2S है ये होता है आपका गैस, और H2O क्या है आपका द्रव। तो ऐसा क्यों, अक्सर एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H2O द्रव है जबकि H2S वो गैस है। इसका भी रीज़न यही है कि जो H2O होता है, H2O में यदि हम देखें तो ये जो H2O है, H2O के दो मॉलिक्यूल यदि हम लेते हैं तो ये क्या करेगा, आपस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। H2O को ले लो तो H2S क्या करता है, ये हो गया आपका SHS। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है, इनमें होता है संगुणन, संगुणन या इसी को हम बोलते हैं एसोसिएशन। ये आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, हम जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं भौतिक अवस्था तो हमको बताया जाता है कि जो गैस के अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जो द्रव होता है उसके अणु पास पास होते हैं, और जो ठोस होता है उसके अणु और पास पास होते हैं। मतलब ये है कि हम समझ सकते हैं कि यदि अणुओं को पास लाया जाए तो उनकी अवस्था क्या होगी, बदल जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हो क्या रहा है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है, अणु पास पास आ रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन की वजह से अणु पास पास आते हैं, एक दूसरे से चिपकते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो नज़दीक आते हैं, इस वजह से क्या होता है, इनकी अवस्था द्रव होती है। H2S में यहाँ पर किसी तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो क्या होता है, अपेक्षाकृत वो थोड़े दूर होते हैं, दूर होने की वजह से वो गैसीय अवस्था में होते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं, चौथा है अणु भार में वृद्धि। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो अणु भार है वो भी बढ़ जाता है। जैसे आप देखेंगे कभी कभी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा बताया था आपको कि प्रैक्टिकल हम करते हैं तो हमको जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 60, लेकिन जब उसको वेट करते हैं तब क्या आता है, वो 120 आता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए तो ये होता है आपका एसिटिक एसिड। यदि हम इसका अणु भार निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 कार्बन है, हाइड्रोजन आपके 4 और ऑक्सीजन है आपका 2। अब इसका भार निकाल लें तो क्या हो जाएगा, देखो कार्बन का हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 32, टोटल कितना हो गया 60। लेकिन जब हम इसको वेट करते हैं तो कितना आता है, डबल 120। अब उसका रीज़न क्या है, देखिए जैसे इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यदि एक दूसरा हम एसिटिक एसिड लें, उसको यहाँ बना लेते हैं, तो जो दूसरा एसिटिक एसिड होगा इस तरह से उसका स्ट्रक्चर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है दूसरे एसिटिक एसिड के इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और ये जो ऑक्सीजन है पहले वाला जो एसिटिक एसिड है उसके हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डाइमर,
मतलब कि दो छोटे अणु मिल करके क्या बनाते हैं, एक बड़ा अणु बनाते हैं, और इसीलिए इसको बोला जाता है डाइमर। तो इसमें अब देखिए कि चूंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऐड है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इसका वेट 60 है, इसका 60 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यही वजह है कि ये सिंगल स्टेट में नहीं रहता या सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, ये हमेशा डाइमर के रूप में होता है। ठीक है, मतलब दो मोनोमर्स आपस में जुड़े होते हैं, दो छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ करके एक बड़ा अणु बनाया रहता है। इसी वजह से इसका जो भार है वो आता है 120 डिग्री। और ये क्यों हो रहा है, तो ये भी हो रहा है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। दोनों के बीच में यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसकी वजह से जो इसका अणु भार है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, इसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। तो ये एक कारण है। परीक्षा में कभी कभी इसको भी घुमा के पूछता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास जो होता है 60 की जगह 120 क्यों होता है। तो वहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो एसिटिक एसिड होता है वो डाइमर के रूप में होता है। क्यों, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, इसी वजह से 60 का 120। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यदि वो प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को वो बढ़ा देता है। ठीक है, ये कैसे होता है देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, इससे पहले आपको याद होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जो क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, या हम कह सकते हैं अणु भार के। मतलब कि यदि अणु भार अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। अब यहाँ पे आप देखो HF का अणु भार क्या होता है, कम होता है, HCl का ज़्यादा, इसका भी ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन यदि इनका बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है HF का। ठीक, अभी कहानी उल्टी हो रही है। देखिए हमने क्या पढ़ा है भाई कि क्वथनांक जो है वो प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। मतलब यदि मास बढ़ेगा, अणु भार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें कि इनके अणु भार जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो इनका क्वथनांक भी बढ़ना चाहिए। मतलब इसका क्वथनांक कम, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका अणु भार सबसे ज़्यादा है। बट यहाँ पे कहानी उल्टी है, इसका अणु भार सबसे कम है, फिर भी ये इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका रीज़न ये है कि HF शुरू में हमने देखा था दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, जबकि इनके साथ किसी तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसको यदि हमको तोड़ना है तो इसके लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिए कि हमने तो ये पढ़ा है और ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है अणु भार के साथ बढ़ता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको चाहिए ज़्यादा ऊर्जा। ज़्यादा ऊर्जा मतलब ज़्यादा तापमान, ज़्यादा तापमान मतलब क्वथनांक ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड यदि प्रेजेंट है तो उसका क्वथनांक और गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अधिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि यदि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो किस टाइप का है, कि उसमें जो प्रेजेंट बॉन्ड है वो इंट्रामॉलिक्यूलर है या इंटरमॉलिक्यूलर है। यदि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो क्वथनांक को या गलनांक को बढ़ाएगा, यदि इंट्रा है तो उसको घटा देता है। चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे हम दो लेंगे, एक हमको लेना है आर्थो, दूसरा हम लेंगे पैरा। आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो चलिए इसको बना लेते हैं। नाइट्रोफिनॉल ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, इस पर जोड़ते हैं एक नाइट्रो समूह और इस पर जोड़ते हैं एक OH समूह। ये
ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। और आर्थो बनाना है तो क्या करना है, सेम ऐसे ले लो, ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन, और ये हो गया आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होता है, चलिए इसको स्ट्रक्चर के रूप में बना दूं तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रहता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर भी हम बॉन्ड ले लेते हैं, ए सिंगल बॉन्ड H। क्या है ये आपका होगा आर्थो, ये आपका होगा पैरा। क्लियर? तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, जो नाइट्रो समूह का ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो फिनॉल ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन है इसके साथ यहाँ पे ये कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, चूंकि ये बॉन्डिंग क्या हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंतर्गत हो रही है, एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो एटम के बीच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर किसी तरह का कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इतने दूर से तो वो अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे हम एक दूसरा और बना लें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बना देता हूँ, मैं इसको भी मैं लिख लेता हूँ बॉन्ड के रूप में ऐसा H, यहाँ पे मैं बना दूँ तो चलिए इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ये हो गया आपका OH, ये फिनॉल, और ये आर्थो पोजीशन पे आपका N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये एक आर्थोफिनॉल पैराफिनॉल, ये एक पैराफिनॉल, दो अलग अलग ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो दूसरे वाला है, दूसरा वाला जो फिनॉल है उसका ऑक्सीजन पहले वाले के इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, ऐसा। ये ठीक है, यहाँ पे बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे आप देखो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब इन दोनों कंडीशन में यदि हम देखते हैं तो क्या होता है, ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या करता है, इसकी वजह से ये जो अणु है इसका जो एरिया होता है, ठीक है, वो थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि इस बॉन्ड की वजह से क्या होगा, थोड़े तो नज़दीक आएंगे, तो ये इसका एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया कम होगा मतलब उसको हमको गर्म करने में हमको कम ऊर्जा लगेगी। जबकि दूसरी तरफ देखो तो दूसरी तरफ जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे संगुणन होगा, अणु आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, एक दूसरे से नजदीक आएंगे, और जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, मतलब इसका जो क्वथनांक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर होने की वजह से आपस में अणुओं ने बॉन्ड बना लिया, और आपस में जब इन्होंने बॉन्ड बनाया तो इनका सरफेस एरिया कम हुआ। सरफेस एरिया कम होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनमें संगुणन हुआ है, एसोसिएशन हुआ है, जिसकी वजह से इसको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और यही वजह है उसका जो क्वथनांक है वो ज़्यादा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को कम करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है और यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। हम सीधा सीधा क्या समझते हैं कि यार हाइड्रोजन बॉन्ड है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, जबकि हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन पॉइंट तो है लेकिन वो किस टाइप का है, क्या वो इंटरमॉलिक्यूलर है या इंट्रामॉलिक्यूलर है। यदि इंटर होगा तो बढ़ाएगा, इंट्रा होगा तो घटा देगा।
चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 6, बर्फ का घनत्व। जी, अक्सर छोटी क्लासेस में ऐसा पूछते हैं, बड़ी क्लास में भी पूछते हैं, बर्फ जो है वो पानी में तैरता है क्यों? ठीक है, आपने भी सुना होगा, जो बर्फ है वो पानी में तैरता है क्यों? तो इसका सीधा आंसर हमको क्या मिलता है कि बर्फ का जो घनत्व होता है वो कम होता है, कम होने की वजह से वो पानी में तैरता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं बर्फ और एक तरफ हम ले लेते हैं पानी, ये ठीक है। तो बर्फ क्या होता है, पानी में तैरता है। कारण क्या है कि जब हम इनके घनत्व की बात करें, जब इनकी डेंसिटी की बात होती है तो हम ये जानते हैं कि बर्फ की डेंसिटी कम होता है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत से हमने ये जाना है, ये सीखा है कि जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी में तैरेगा। बट यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बर्फ जो होता है वो होता है ठोस, और पानी जो होता है वो होता है आपका द्रव, लिक्विड। ये लिक्विड स्टेट में होता है और बर्फ जो होता है वो ठोस स्टेट में होता है। तो आर्किमिडीज ने तो बता दिया भैया कि जिसका डेंसिटी पानी से कम होगा वो तैरेगा। लेकिन हमने एक थ्योरी और पढ़ी है कि हमने पढ़ा है भी कि जो ठोस होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, द्रव की डेंसिटी कम होती है। ठोस है मतलब अणु पास पास होंगे, सिंपल सी बात है, अणु पास पास होंगे। अब जब अणु पास पास हैं, सघन है, तो श्योर है कि उसकी डेंसिटी अधिक होगी। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी तो अधिक होनी चाहिए बर्फ की, और बर्फ की डेंसिटी अधिक है पानी से, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उसको तैरना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना भाई, पानी में तभी तैरेगा जब उसकी डेंसिटी कम होगी, और चूंकि ये ठोस है इसलिए इसकी डेंसिटी होनी चाहिए ज्यादा, और ज्यादा होनी चाहिए मतलब इसको पानी में डूबना चाहिए, लेकिन पानी में तैर रहा है। इसका रीजन क्या है? देखिए, यदि हम बर्फ की संरचना को देखें तो बर्फ की जो संरचना होती है वो एक केज, एक पिंजड़े के समान संरचना होती है। जैसे देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 और 5 हमने पानी के मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। अब क्या होता है, ये मान लो पहला मॉलिक्यूल, इसका ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ, और ये ऑक्सीजन इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो चीजें ध्यान दीजिए। पहली चीज क्या है कि एक जो अणु है पानी का वो 4 अन्य अणुओं से घिरा होता है हमेशा, ध्यान रखिए। ये एक, मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, ये इसको सेंटर, ये हो गया। अब इसको आप देखो तो ये 1 2 3 और 4, तो हमेशा पानी का एक अणु 4 अणुओं से घिरा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि एक जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अणु है, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये यहाँ पे आप देखिए, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर इसने एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, और यही ऑक्सीजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये भी क्या करेगा, ये भी 2 लोगों के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये भी 2 के साथ करेगा। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें कि एक पानी का अणु 4 अन्य अणुओं से जुड़ा रहेगा, और एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पानी का। पानी का एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बनाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक पिंजरे के समान संरचना बनती है। जैसे यदि इसी को हम आगे बढ़ाएं तो ये कैसे हो जाता है, इसको हम ले लेते हैं इधर, जैसे हम ले लेते हैं OH, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और O, इधर हम ले लेते हैं H। तो ये क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ आप बीच में देखिए, यहाँ पर इस तरह से एक खोखली संरचना बन रही है, ऐसा। तो इस तरह से जब ये व्यवस्थित होते हैं तो इनमें बनता है एक टेट्राहिड्रल स्ट्रक्चर, और जो कि कैसा होता है, एक खोखले पिंजरे के समान। ये इस तरह से जब आपस में जुड़ते हैं तो एक खोखले पिंजरे के समान टेट्राहिड्रल ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बीच में इस तरह से एक खाली स्थान आ जाता है, और ये क्यों होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो जब हम बर्फ की बात करते हैं तो बर्फ में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बना लें, जैसे बर्फ,
बर्फ़ का टेम्परेचर कितना होगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको यदि हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो कितना आ जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको और बढ़ाएंगे तो फिर ये 4 से अधिक, फिर उधर आप जितना भी ले लो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी। तो यहाँ पे देखिए 4 डिग्री पे कैसा रहता है वो पानी रहेगा। जब इससे कम करेंगे 0 डिग्री पे जाएगा तो ये बर्फ बन जाएगा, बर्फ मतलब ठोस हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि 4 डिग्री पे हमेशा जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ये सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा। ये कब होगा? जब पानी 4 डिग्री पे होगा। ये भी क्वेश्चन में आता है कि पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कब होती है, तो जब उसका तापमान 4 डिग्री होता है तब उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब मान के चलिए कि पानी और ठंडा हो गया, तो इसमें क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हम जानते हैं कि उसमें संगुणन होता है, अणु पास पास आते हैं और पास पास आने की वजह से उसकी अवस्था बदल गई और वो द्रव से किस में चेंज हो गया? ठोस में चेंज हो गया। अब ठोस में चेंज हो गया मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी घट जाती है। क्यों? ठोस की डेंसिटी अधिक होनी चाहिए, लेकिन बर्फ में कम हो जाता है। कारण क्या है? कि कारण ये है कि इस तरह से वह एक खोखले पिंजरे के समान वो संरचना बना लेता है। बीच में हवा आ जाती है, बीच में तो कोई मॉलिक्यूल घुसा नहीं है, नहीं घुस पाता है, तो इस वजह से ये एक खोखली संरचना में बदल जाता है। और खोखली संरचना में जब बदल जाता है तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे इसकी डेंसिटी हो जाएगी कम। तो जैसे इसका टेम्परेचर कम होता है, इधर होता है, तो क्या होता है? घनत्व जो होता है वो कम होते जाता है। अब जैसे मान लो 0 से ये क्या हुआ? पानी में बदला, द्रव में बदला, मतलब इसके तापमान को हमने बढ़ाया। बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होता जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता जाता है। सबका सब ब्रेक नहीं होता, कुछ ब्रेक होते हैं, कुछ ब्रेक होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी डेंसिटी ये फिर से ये जो खाली जगह है वो भरते जाता है। भाई यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, पिंजरा टूट गया, पिंजरा टूट गया तो जो खाली जगह है उसमें भी और मॉलिक्यूल्स आके भरते जाते हैं, और मॉलिक्यूल आगे भर जाते हैं और इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए 4 डिग्री पर जो पानी का डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब इसके बाद फिर यदि इसको आप गर्म करो तो फिर यहाँ पे डेंसिटी फिर कम होते जाती है, फिर कम होते जाती है। अब इसका कारण क्या है कि जैसे देखिए इसके बाद से यदि हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे जितना हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना था वो टूट गया, अब इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। अब यदि इसके बाद इसको गर्म करो तो यहाँ पे होता है ऊष्मीय प्रसार। क्या होगा? ऊष्मीय प्रसार होगा। और हमने ये पढ़ा है कि जैसे जैसे प्रसार होता है वैसे वैसे जो अणु हैं वो दूर जाते जाते हैं, फैलते जाते हैं, और दूर जाएंगे मतलब डेंसिटी कम होगी। लेकिन ध्यान रखिए कि इसकी डेंसिटी कम होगी लेकिन बर्फ से कम नहीं होगी। यहां से 4 डिग्री पर जो डेंसिटी होती है उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन बर्फ से ज्यादा होगा। ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि पानी को उबाल दिया और डेंसिटी इसकी बहुत कम हो गई। हाँ, जब उसको उबाल करके आप भाप में चेंज कर दोगे तब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन यदि वो द्रव अवस्था में है, गर्म है और द्रव अवस्था में है, तो उसकी डेंसिटी हमेशा बर्फ से ज़्यादा होगी। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो 4 डिग्री में सबसे ज़्यादा डेंसिटी क्यों होती है? क्योंकि 4 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने की वजह से ये पिंजरा टूट जाता है और जो खाली स्पेस है, खाली जगह है, वहाँ पे नए मॉलिक्यूल्स आके भर जाते हैं। इस वजह से उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। 4 से जैसे कम करते हैं इसको, बर्फ बनाते हैं, बर्फ बनाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड इस कंडीशन में बनते हैं, और इस कंडीशन में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा खोखली संरचनाएं वहाँ बनती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केज लाइक स्ट्रक्चर वहाँ बनते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और ये बर्फ में, पानी में तैरने लगता है। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, जैसे हम कपड़े धोते हैं, क्लीनिंग जो प्रोसेस होता है हमारा कपड़ों को धोने का, वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी से बनता है, इस वजह से कपड़े भी ज़्यादा अच्छे से धुलते हैं। मतलब हमारा जो क्लीनिंग का प्रोसेस है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड आपका हेल्प करता है।
उसके अलावा भी जैसे डीएनए है या प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर, तो वो 3D स्ट्रक्चर जो होता है या डीएनए का हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। तो इसके अलावा भी ऐसे कई सारे और इसके इफेक्ट हैं और आप आगे ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।